दोस्तों जरा याद कीजिए साल 2016 का वो वक्त जब भारत में इंटरनेट चलाना भी किसी लग्जरी से कम नहीं था। जैसे ही डेली डेटा खत्म होता था, मोबाइल हाथ में लेकर घबराहट शुरू हो जाती थी। रिचार्ज महंगे थे, स्पीड इतनी धीमी कि वेबसाइट खुलने से पहले ही सब्र जवाब दे देता था, और नेटवर्क का हाल ऐसा कि कॉल पर बात कम और हेलो सुनाई दे रहा है क्या ज्यादा चलता था। उस दौर में इंटरनेट कोई जरूरत नहीं बल्कि एक सुविधा माना जाता था। गांव और कस्बों में तो ये और भी दूर की बात थी। लेकिन तभी अचानक एक ऐसा बदलाव आया जिसने पूरे टेलीकॉम सेक्टर की नींव हिला दी। एक ऐसा झटका जिसने बाजार के सारे पुराने नियम तोड़ दिए। यह बदलाव लेकर आए मुकेश अंबानी और उनकी कंपनी जियो ने, जो फ्री डेटा स्कीम चली। सस्ते कॉल रेट हुए और बेहद आकर्षक प्लान्स दिए गए। कुछ ही महीनों में करोड़ों लोग ऑनलाइन आ गए। ऐसा लगा मानो भारत में डिजिटल क्रांति का गेट अचानक से खुल गया। जो लोग इंटरनेट को सिर्फ नाम से जानते थे, वो भी स्मार्टफोन पर वीडियो देखने लगे। दोस्तों, इस एक कदम ने पूरे बाजार का संतुलन बिगाड़ दिया। एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया जैसी दिग्गज कंपनियां दबाव में आ गई। उन्हें अपने प्लान बदलने पड़े, कीमतें गिरानी पड़ी और अपने पूरे बिजनेस मॉडल को नए सिरे से डिजाइन करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद उनका हाल क्या है, आप जान रहे हैं। दोस्तों, जियो ने सिर्फ सस्ते प्लान नहीं दिए, उसने जमीन के नीचे फाइबर नेटवर्क का ऐसा जाल बिछाया जो शहरों से लेकर कस्बों तक फैल गया। हाई स्पीड इंटरनेट घर घर पहुंचने लगा और धीरे धीरे लोगों के मन में यह सोच बैठ गई कि इंटरनेट का भविष्य फाइबर केबल ही। इससे मतलब साफ था कि जहां तार होगा वहीं इंटरनेट चलेगा, तार कटा तो सब बंद। ऐसा लगने लगा कि आने वाले कई दशकों तक ये मॉडल टिकेगा और इस खेल का राजा अब तय हो चुका है। लेकिन टेलीकॉम की दुनिया में सबसे खतरनाक सोच यही होती है कि अब सब फाइनल हो गया है, क्योंकि इतिहास बताता है कि जैसे ही कोई तकनीक स्थिर दिखने लगती है, कहीं ना कहीं कोई उसे बदलने की तैयारी कर रहा होता है। और इस बार ये तैयारी जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में हो रही थी। इस बदलाव के पीछे खड़ा था एक नाम, एलन मस्क। वही नाम जो असंभव को संभव बनाने के लिए जाना जाता है। वही शख्स जिसने इलेक्ट्रिकल कार को आम लोगों तक पहुंचाया, जिसने रॉकेट को दोबारा इस्तेमाल करने लायक बना दिया और अब जिसकी नजर पूरी दुनिया के इंटरनेट सिस्टम पर थी। दोस्तों, एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया जिसने पारंपरिक टेलीकॉम कंपनियों की सोच को सीधे चुनौती दी। इस प्रोजेक्ट का नाम है स्टारलिंक। यहां ना सड़कें खोदी जाती है, ना टावर लगाए जाते हैं और ना ही हजारों किलोमीटर लंबी केबल बिछानी पड़ती है। इसके बजाय हजारों छोटे छोटे सैटेलाइट पृथ्वी के बेहद करीब लो अर्थ ऑर्बिट में लगातार घूमते रहते हैं और वहीं से सीधे यूजर तक इंटरनेट पहुंचाते हैं, बिना किसी बीच के नेटवर्क की। अब जरा सोचिए, जहां फाइबर पहुंचाना बेहद मुश्किल है, पहाड़, जंगल, समुद्र, बॉर्डर एरिया, रेगिस्तान, अगर वहां बिना किसी तार के हाई स्पीड इंटरनेट मिलने लगे तो क्या होगा? यही सवाल पूरी दुनिया की टेलीकॉम इंडस्ट्री को बेचैन कर रहा है, क्योंकि अब इंटरनेट देने के लिए जमीन की जरूरत ही खत्म होती दिख रही है। इंटरनेट अब जमीन से नहीं बल्कि आसमान से आने वाला है। दोस्तों, अब तक इंटरनेट का पूरा ढांचा इस सोच पर खड़ा था कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए केबल जरूरी है। केबल शहरों से होकर गुजरती है, एक्सचेंज से जुड़ती है और फिर आपके घर तक आती है। इस पूरी प्रक्रिया में वक्त लगता है, भारी लागत लगती है और मेंटेनेंस का झंझट अलग होता है। लेकिन स्टारलिंक इस पूरी चेन को ही खत्म कर देता है। आपके घर की छत पर लगा एक छोटा सा डिश एंटीना सीधे ऊपर घूम रही सैटेलाइट से जुड़ जाता है। बीच में कोई लोकल नेटवर्क नहीं, कोई लंबा रूट नहीं और केबल कटने का डर भी नहीं। मतलब बस रिचार्ज कीजिए और इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, इसी वजह से इसे सिर्फ एक नए इंटरनेट सर्विस नहीं बल्कि इंटरनेट डिलीवरी का बिल्कुल नया मॉडल कहा जा रहा है। टेक एक्सपर्ट्स इसे उसी तरह का बदलाव मान रहे हैं जैसा कभी मोबाइल फोन ने लैंडलाइन को पीछे छोड़ दिया था। तब भी लोगों को लगा था कि तार वाला फोन ही हमेशा चलेगा, लेकिन मोबाइल ने पूरी दुनिया की कम्युनिकेशन व्यवस्था बदल दी और अब वही कहानी इंटरनेट के साथ दोहराई जा सकती है। अब जरा स्पीड की बात करनी थी तो वो जरूरी है, क्योंकि आम यूजर के लिए असली फर्क वही दिखाई देता है। पारंपरिक फाइबर नेटवर्क में डेटा को लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, कई नोड्स और एक्सचेंज से गुजरना पड़ता है और जैसे ही नेटवर्क पर दबाव बढ़ता है, स्पीड गिरने लगती है। शाम के वक्त जब सब लोग एक साथ ऑनलाइन होते हैं,
बफरिंग, लैग और स्लो डाउनलोड आम समस्या बन जाती है। वही लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट पृथ्वी से करीब 500 से 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं, जो पारंपरिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट से कई गुना करीब है। इसका मतलब यह हुआ कि डेटा को कम दूरी तय करनी पड़ती है, लेटेंसी कम होती है और रिस्पॉन्स तेज मिलता है। यही वजह है कि दुनिया के कई हिस्सों में इस तकनीक ने उम्मीद से कहीं बेहतर नतीजे दिखाए। जहां पहले इंटरनेट पहुंचना लगभग असंभव माना जाता था, वहां वीडियो कॉल, ऑनलाइन क्लास और हाई डेफिनेशन स्ट्रीमिंग संभव हो रही है। और यहीं से भारत का मामला बेहद दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि भारत सिर्फ बड़े शहरों का देश नहीं, भारत गांवों का देश है, पहाड़ों का देश है, सीमावर्ती इलाकों का देश है, जहां आज भी करोड़ों लोग ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां स्थिति ब्रॉडबैंड पहुंचाना आसान नहीं। आज भी कई गांवों में इंटरनेट या तो बहुत धीमा है या बिल्कुल भरोसेमंद नहीं। कहीं फाइबर पहुंच ही नहीं पाया, कहीं पहुंचा तो मेंटेनेंस की दिक्कत, कहीं बारिश में केबल कट गई, कहीं नेटवर्क ठप। यही वजह है कि डिजिटल इंडिया का सपना जमीन पर अलग अलग गति से आगे बढ़ रहा है। अब अगर ऐसी जगहों पर बिना भारी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए सीधे इंटरनेट पहुंचने लगे तो इसका असर सिर्फ स्पीड तक सीमित नहीं रहेगा, पूरा डिजिटल इकोसिस्टम बदल सकता है। शिक्षा, टेलीमेडिसिन, ई कॉमर्स, बैंकिंग, सरकारी सेवाएं, सब कुछ सीधे उन इलाकों तक पहुंच सकती है जहां आज भी कनेक्टिविटी सबसे बड़ी रुकावट है। यानी इंटरनेट अब शहरों की सुविधा नहीं, बल्कि हर नागरिक की बुनियादी जरूरत बन सकता है। और यहीं पर सैटेलाइट इंटरनेट को भविष्य की टेक्नोलॉजी के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही अहम है, क्योंकि जहां यह तकनीक उम्मीद जगाती है, वहीं ये मौजूदा टेलीकॉम कंपनियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ी होती है। उन कंपनियों के लिए जिन्होंने पिछले कई सालों में अरबों रुपए खर्च करके जमीन पर विशाल नेटवर्क खड़ा किया है। इन कंपनियों ने फाइबर बिछाया, टावर लगाए, लाइसेंस खरीदे, स्पेक्ट्रम के लिए भारी रकम चुकाई और अब एक ऐसा मॉडल सामने है जिसमें जमीन पर कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। यही वजह है कि इसे सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि बिजनेस मॉडल में क्रांति माना जा रहा है। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी ने पूरे देश में हाईवे बना दिए हो और अचानक लोगों के पास उड़ने वाली गाड़ियां आ जाए। यहीं से असली टकराव शुरू होता है। जमीन आधारित इंटरनेट बनाम अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट। एक तरफ वो मॉडल जिसने भारत को डिजिटल बनाया, दूसरी तरफ वो तकनीक जो इंटरनेट देने के तरीके को ही बदल देना चाहती है। सवाल यह है कि आने वाले 10 सालों में कौन खुद को बदल पाएगा और कौन पुराने ढांचे में फंसा रह जाएगा। और अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ये तकनीक भारत में पूरी तरह आती है तो क्या इंटरनेट सस्ता होगा या महंगा? क्या ये सिर्फ प्रीमियम यूजर्स तक सीमित रहेगी या आम आदमी तक भी पहुंचेगी? क्योंकि भारत दुनिया के सबसे प्राइम सेंसिटिव बाजारों में से एक है। यहीं से कहानी का अगला और सबसे अहम अध्याय शुरू होता है, जहां टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा बड़ा रोल निभाते हैं नियम, लाइसेंस, स्पेक्ट्रम और सरकार की नीतियां। क्योंकि भारत में इंटरनेट सिर्फ एक बिजनेस नहीं, बल्कि एक रणनीतिक सेक्टर है। भारत में कोई भी कंपनी यूं ही इंटरनेट सेवा शुरू नहीं कर सकती। इसके लिए लाइसेंस चाहिए, नियमों का पालन करना पड़ता है, सुरक्षा ऑडिट से गुजरना होता है और डेटा से जुड़ी कई मानकों को अपनाना पड़ता है। यानी आप सिर्फ तकनीक लेकर नहीं आ सकते, आपको देश के कानूनी ढांचे में फिट होना पड़ता है। यहीं पर जमीन आधारित टेलीकॉम कंपनियों को वर्षों का अनुभव हासिल है, जबकि अंतरिक्ष आधारित मॉडल को इस पूरे सिस्टम में अपने लिए जगह बनानी होगी। टेलीकॉम की दुनिया में सबसे कीमती संसाधन होता है स्पेक्ट्रम, वही अदृश्य रेडियो तरंगे जिन पर पूरा नेटवर्क चलता है। अब तक भारत में स्पेक्ट्रम की नीलामी होती रही, जहां कंपनियां हजारों करोड़ रुपए खर्च करके अधिकार खरीदती है। लेकिन सैटेलाइट इंटरनेट का मॉडल अलग है। यहाँ सिग्नल जमीन से नहीं बल्कि अंतरिक्ष से आता है और एक ही स्पेक्ट्रम को बहुत बड़े इलाके में साझा किया जा सकता है। यही वजह है कि नीति निर्माताओं के सामने बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्या सैटेलाइट सेवाओं को भी उसी तरह नीलामी के दायरे में लाया जाए या उसके लिए अलग प्रशासनिक व्यवस्था बनाई जाए। इस मुद्दे पर लंबे समय से चर्चा चल रही है और यही चर्चा इस पूरे मुकाबले का निर्णायक बिंदु बन सकती है। अगर नियम पारंपरिक कंपनियों के पक्ष में जाते हैं तो अंतरिक्ष आधारित सेवाओं की लागत बढ़ जाएगी, और अगर नियम अलग बनाए जाते हैं तो यह मौजूदा टेलीकॉम कंपनियों के लिए सीधी चुनौती बन सकता है। यहीं पर सरकार की भूमिका सबसे अहम हो जाती है।
क्योंकि एक तरफ उसे नई टेक्नोलॉजी को अपनाने का रास्ता खोलना है और दूसरी तरफ देश में किए गए भारी निवेश की सुरक्षा भी करनी है। पिछले 10 सालों में भारत ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो निवेश किया वो दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क विस्तारों में से एक माना जाता है। लेकिन इसके साथ एक बड़ा सवाल जुड़ा है, डेटा सुरक्षा का। जब इंटरनेट का सिग्नल सीधे अंतरिक्ष से आएगा तो उसका नियंत्रण, निगरानी और इंटरसेप्शन कैसे होगा? भारत जैसे देश में जहां साइबर सुरक्षा और सामरिक संचार बेहद संवेदनशील मुद्दा है, वहां यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि कोई भी नई सेवा राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे के भीतर ही काम करे। यही वजह है कि सैटेलाइट इंटरनेट को सिर्फ कमर्शियल सर्विस नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी के रूप में देखा जा रहा है। और यहीं से कहानी धीरे धीरे तकनीक से निकलकर रणनीति की तरफ बढ़ने लगी है। और अब कहानी पहुंचती है उस मोड़ पर जहां भारत सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि खुद एक अहम खिलाड़ी बन जाता है। क्योंकि जब भी अंतरिक्ष और टेक्नोलॉजी की बात होती है, भारत का नाम अपने आप सामने आ जाता है। भारत उन गिने चुने देशों में से एक है जिसने कम लागत में अंतरिक्ष तकनीक को सफल बनाया। इसरो ने यह साबित किया कि सैटेलाइट लॉन्च करना सिर्फ अमीर देशों का खेल नहीं। चंद्रयान से लेकर मंगल मिशन तक भारत ने दिखाया कि सीमित संसाधनों में भी बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। यही वजह है कि जब सैटेलाइट इंटरनेट की बात होती है तो सवाल सिर्फ ये नहीं रहता कि विदेशी कंपनियां क्या करेगी, सवाल ये भी बन जाता है कि भारत खुद इस रेस में क्या भूमिका निभाए। क्या भारत भविष्य में अपना खुद का सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क विकसित करेगा या फिर वो ग्लोबल कंपनियों के साथ साझेदारी करके एक हाइब्रिड मॉडल अपनाएगा? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि इंटरनेट अब सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि संप्रभुता का मुद्दा बन चुका है। भारत पहले भी ये साफ कर चुका है कि रणनीतिक सेक्टर में पूरी निर्भरता किसी एक विदेशी सिस्टम पर नहीं रखी जा सकती। यही सोच अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट पर भी लागू होती है। इसी बीच वन वेब जैसी कंपनियां सामने आती है जो पहले से ही लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट नेटवर्क पर काम कर रही है और भारत के साथ साझेदारी के रास्ते तलाश चुकी है। वन वेब का मॉडल भी उसी दिशा में जाता है जहां ग्रामीण, दूरदराज और मुश्किल इलाकों को प्राथमिकता दी जाती है। इसका मतलब साफ है, आने वाले समय में इंटरनेट का बाजार सिर्फ टेलीकॉम कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें स्पेस कंपनियां भी बराबर की भागीदारी होगी। जमीन और अंतरिक्ष दोनों मिलकर नेटवर्क बनाएंगे। अब जरा इस बदलाव के आर्थिक गणित को समझिए। पारंपरिक नेटवर्क में सबसे बड़ा खर्च जमीन पर होता है, केबल बिछाना, टावर लगाना, बिजली देना, मेंटेनेंस करना। यही कारण है गांव और दूर के इलाकों में नेटवर्क विस्तार हमेशा धीमा रहता है क्योंकि वहां निवेश का रिटर्न जल्द नहीं मिलता। लेकिन सैटेलाइट मॉडल में तस्वीर थोड़ी अलग है। एक बार जब नेटवर्क अंतरिक्ष में स्थापित हो जाता है तो कवरेज बढ़ाने की लागत तुलनात्मक रूप से कम हो जाती है। यानी जहां पहले नेटवर्क पहुंचाना घाटे का सौदा माना जाता था, वहां अब सेवा देना संभव हो सकता है। यही वजह है कि डिजिटल इंडिया का अगला चरण इस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ दिखता है। क्योंकि अगर देश के सबसे दूर दराज के गांव में भी वही इंटरनेट स्पीड मिले जो महानगर में मिलती है तो इसका असर सिर्फ कनेक्टिविटी तक सीमित नहीं रहेगा। शिक्षा का संतुलन बदलेगा, रोजगार के अवसर बदलेंगे, शहरों की ओर पलायन कम हो सकता है क्योंकि काम और सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होगी। गांव का युवा भी ग्लोबल मार्केट से जुड़ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जमीन आधारित नेटवर्क बेकार हो जाएंगे। फाइबर हमेशा हाई कैपेसिटी और स्थिर कनेक्शन के लिए सबसे मजबूत माध्यम रहेगा, खासकर घनी आबादी वाले शहरों में जहां लाखों यूजर एक साथ जुड़े रहते हैं। यही वजह है कि भविष्य को या तो ये या वह के रूप में नहीं देखा जा सकता बल्कि दोनों साथ के मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। जहां फाइबर मजबूत है वहां वही चलेगा और जहां फाइबर पहुंचाना मुश्किल है वहां सैटेलाइट इंटरनेट काम करेगा। नीति विशेषज्ञ इसे हाइब्रिड कनेक्टिविटी मॉडल कहते हैं। जमीन और अंतरिक्ष का मेल और भारत जैसे विविध भौगोलिक देश के लिए यही मॉडल सबसे व्यवहारिक माना जा रहा है। सरकार की ओर से भी संकेत मिल रहे हैं कि भारत नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में पीछे नहीं रहेगा, लेकिन उसे भारतीय जरूरतों और सुरक्षा मानकों के अनुसार ढाला जाएगा। इसी दिशा में टेलीकॉम नीति को भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है ताकि आने वाले सालों में नेटवर्क सिर्फ टावरों तक सीमित ना रहे बल्कि सैटेलाइट, ड्रोन और हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म से भी संचालित हो सके। और यहीं से ये मुकाबला सिर्फ कंपनियों का नहीं रह जाता बल्कि भारत के डिजिटल भविष्य का हिस्सा बन जाता है। क्योंकि फैसला ये नहीं कि कौन जीतेगा,
फैसला यह है कि भारत किस तरह की इंटरनेट व्यवस्था चाहता है, पूरी तरह जमीन पर आधारित या जमीन और अंतरिक्ष दोनों का संतुलन मिश्रण। जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, सबसे बड़ा असर कीमतों पर दिखेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, प्लान बदलेंगे, कंपनियां नई रणनीतियां अपनाएंगी और यूजर के पास ज्यादा विकल्प होंगे। इतिहास गवाह है, जब भी टेक्नोलॉजी में टकराव होता है, अंत में जीत उपभोक्ता की होती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि असली सवाल अभी बाकी है। क्या ये सेवा सच में आम भारतीयों के लिए किफायती बन पाएगी? क्या 500 या 700 रुपए वाले प्लान हकीकत बनेंगे, या ये सिर्फ शुरुआती अनुमान रह जाएंगे? और अगर कीमतें नीचे आती है तो मौजूदा कंपनियां जवाब में क्या कदम उठाएगी? यही वो आर्थिक जंग है जो आने वाले समय में सबसे ज्यादा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे प्राइस सेंसिटिव बाजारों में से एक है। यहाँ यूजर पहले पूछता है कितने का पड़ेगा, उसके बाद पूछता है कितनी स्पीड मिलेगी। यही वजह है कि किसी भी नई सर्विस की सफलता यहाँ टेक्नोलॉजी से ज्यादा कीमत तय करती है। अब जरा सामाजिक असर पर नजर डालिए। आज भी लाखों छात्र ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां ऑनलाइन शिक्षा सीमित है, स्वास्थ्य सेवाएं दूर है, डिजिटल बैंकिंग धीमी है और रोजगार के अवसर शहरों तक सिमटे हैं। अगर हाई स्पीड इंटरनेट हर जगह पहुंच जाए तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन नहीं होगा, ये सामाजिक परिवर्तन बन जाएगा। गांव का युवा बिना शहर आए रिमोट जॉब पर कर सकेगा, किसान रियल टाइम बाजार भाव देख सकेगा, डॉक्टर दूर बैठकर मरीज का इलाज कर सकेगा और छोटे व्यवसाय सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे। लेकिन हर तकनीक बदलाव के साथ चुनौतियां भी आती हैं। हजारों सैटेलाइट लॉन्च करना, उन्हें मेंटेन करना, ऑर्बिटल ट्रैफिक संभालना, स्पेस डेब्रिस से बचना, ये सब आसान नहीं है। मौसम, भौगोलिक स्थिति और यूजर घनत्व जैसी चीजें भी सेवा की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। यानी ये कोई जादुई समाधान नहीं, बल्कि एक नया विकल्प है जो पारंपरिक नेटवर्क के साथ मिलकर काम करेगा। जैसे आज हम मोबाइल डेटा और वाईफाई दोनों का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही भविष्य में फाइबर और सैटेलाइट का मिश्रण सामान्य बात हो सकती है और यहीं पर असली प्रतिस्पर्धा सामने आएगी। कौन बेहतर अनुभव देता है, कौन ज्यादा स्थिर है और कौन यूजर के लिए ज्यादा वैल्यू बनाता है, क्योंकि आखिर में ग्राहक उसी को चुनेगा जो भरोसेमंद हो, सस्ता हो और लगातार काम करे। अब तक की पूरी कहानी एक बात साफ कहती है कि ये लड़ाई खत्म करने की नहीं, ये खुद को बदलने की है। टेक्नोलॉजी बदल रही है, नेटवर्क बदल रहे हैं, बिजनेस मॉडल बदल रहे हैं और इसी बदलाव के बीच भारत एक नए डिजिटल दौर में प्रवेश कर रहा है। तो दोस्तों, सवाल आखिर में वही रह जाता है, जब आपके सामने विकल्प होंगे, एक तरफ पारंपरिक ब्रॉडबैंड होगा, दूसरी तरफ सैटेलाइट इंटरनेट, तो आप क्या चुनेंगे? परिचित और स्थिर व्यवस्था या बिना तार वाला नया भविष्य? आपकी पसंद ही तय करेगी कि भारत का इंटरनेट किस दिशा में आगे बढ़ेगा। डिजिटल दुनिया का अगला अध्याय शुरू हो चुका है। बदलाव धीरे धीरे आगे आए, लेकिन जब पूरी तरह सामने आएगा तो इंटरनेट वैसा नहीं रहेगा जैसा हमने अब तक देखा। और शायद आने वाली पीढ़ी ये सोचकर हैरान होगी कि कभी इंटरनेट चलाने के लिए जमीन खोदकर तार बिछाए जाते थे। यही है वो मोड़ जहां टेक्नोलॉजी, व्यापार, नीति और सुरक्षा चारों मिलकर भविष्य लिखते हैं और हम सब उस भविष्य के प्रत्यक्ष गवाह बनने वाले हैं। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।